सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेल्थ प्रमोशन के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और उनके साथ जितने भी आंसर हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अगर आपको बस क्वेश्चन देखना है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बाकी इसमें हम क्वेश्चन और आंसर दोनों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि खाद्य स्वच्छता और सुरक्षित तैयारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो खाद्य स्वच्छता और सुरक्षित तैयारी क्या होती है। तो देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें किस तरीके से आप ये क्या होता है, तो खाद्य स्वच्छता उन प्रथाओं को संदर्भित करती है जो एक व्यवसाय उपभोक्ताओं को खाद्य जनित बीमारियों के किसी भी जोखिम से बचाने के लिए लागू करता है जो जीवाणु संदूषण या खराब होने के कारण हो सकते हैं, जैसे भोजन को संभालना, तैयार करना और भंडारण करना। तो खाद्य स्वच्छता और सुरक्षित तैयारी का सीधा साधा मतलब यही होता है कि जो भोज्य पदार्थ है उसी में किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो, वो किसी भी प्रकार से दूषित ना हो, वो मतलब खाने योग्य हो, सुपाच्य हो और ऐसा भोजन हो जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद पौष्टिक आहार उससे मिल सके, ना कि उससे हमारा जो बॉडी है वो बीमार पड़ सके। तो खाद्य स्वच्छता और सुरक्षित तैयारी का सीधा साधा मतलब यही होता है। खाद्य सुरक्षा का प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा क्या है। तो देखिए खाद्य सुरक्षा के कारण खाद्य जनित बीमारियां हो सकती हैं जो कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं, जिनमें शामिल है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू या फिर निर्जलीकरण होना, दीर्घकालिक विकलांगताएं होना, विषाक्त पॉइजनिंग होना, एलर्जी और इंटॉलरेंस होना। तो देखिए जो जैसे कि अगर आप खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाना खाते हैं अगर वही शुद्ध नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होगा कि हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाएंगी, हमारी बॉडी सही नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ उसमें जैसे कि यही निर्जलीकरण हो गया, विकलांगता हो गया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा इसलिए रखना बेहद ज़रूरी होता है। और आजकल जो आप लोग बाहर ठेले पे खाना खाते हैं, ठेले पे कुछ भी खाने लगते हैं, तो वहाँ पे ये देखना चाहिए कि वो हाइजीनिक तरीके से बना रहे हैं अपने। घर में तो आप लोग खाना अच्छे तरीके से शुद्ध भोजन मिल जाता है, लेकिन बाहर का जो भोजन होता है वो शुद्ध मिलना इम्पॉसिबल होता है। तो खाने को शुद्ध रखने के लिए आप लोगों को क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो देखिए खाने को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको हाथ धोना है। हाथ को बार बार धोए, खासकर कच्चे मांस, मुर्गी, समुद्री भोजन या अंडे को छूने के बाद। फिर उसके बाद क्या करना है, खाद्य पदार्थ को अलग करना, जैसे कि कच्चे मांस अगर मुर्गी, समुद्री भोजन और अंडे को अन्य पदार्थों से अलग रखें। और तीसरा है कि सभी सतहों को, उपकरणों को और बर्तनों को साफ करें, स्वच्छ रखें और किसी भी प्रकार का जैसे कि गंदगी है तो वहाँ से थोड़ा दूर खाना बनाए। जैसे कि क्या होता है कभी कभी आप लोग देखते हैं कि किचन और जो टॉयलेट का वो होता है लोगों का लगभग बगल बगल ही होता है, तो ऐसे घर व्यवस्था बनाने से बचना चाहिए कि किचन जो है थोड़ी दूरी पे रहना चाहिए और जो टॉयलेट का व्यवस्था है वो थोड़ी दूरी पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र की सहायता से जेनेटोमूत्र तंत्र का वर्णन करें, जिसको हम कह सकते हैं जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं जो बता रही हूँ ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आपके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, तो इसलिए इसको ध्यान से बिल्कुल देखना है, पढ़ना है, सुनना है। तो देखिए जेनेटो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। तो जननी मूत्री प्रणाली जो होती है वो 2 प्रणालियों से मिलकर बनी होती है, प्रजनन और मूत्र प्रणाली। यह शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने और प्रजनन करने में मदद करती है, जो कि जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम होता है। आप लोग अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो आप वहाँ पे देखते हैं कि यूरिन भी वहीं से पास आउट होता है और जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो भी वहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। तो मूत्र प्रणाली क्या होता है, जिसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। तो यूरिनरी प्रणाली जो होती है वो उसका कार्य होता है कि रक्त को फिल्टर करना और अपशिष्ट उत्पाद के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको यूरिन के रूप में बनाना। और ये इसके 2 अंग होते हैं, जैसे कि राइट एंड लेफ्ट। तो दाहिनी और बाएं मतलब इसमें कितनी चीज़ों का सम्मेलन होता है, जो कि है कि पहला दाहिनी और बाईं ओर की गुर्दे जिसको राइट एंड लेफ्ट किडनी कहते हैं। सेकेंड है कि राइट एंड लेफ्ट यूरेटर। थर्ड है कि यूरिनरी ब्लैडर और फोर्थ है कि यूरेथ्रा, जहाँ से कि यूरिन बाहर आउट होता है। आप ये दे सकते हैं, आपको ये चीज़ें बनानी होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किडनी है, ये दोनों हो गई किडनी और ये हो गया यूरेटर, जहाँ से कि जो यूरिन होता है वो ब्लैडर की तरफ आता है, ब्लैडर में स्टोर होता है।
ये है यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे कि यूरिन स्टोर होता है, और ये है यूरेथ्रा जहाँ से कि क्या होता है कि बाहर की तरफ यूरिन पास आउट होता है। तो जान लेते हैं कि किडनी क्या होती है। तो किडनी या बीज की आकृति का अंग होता है और ये उदर के पीछे की ओर स्थित होता है। इसकी जो परतें होती हैं जिसको हम रेनल कैप्सूल, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला एंड रेनल पेल्विस कहते हैं। तो इसकी कुल जो होती हैं वो 4 परतें पाई जाती हैं इसमें किडनी की। और इसके वर्क देखते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। तो ब्रिक जो होता है वो नेफ्रॉन की ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और इसमें जैसे कि हो गया बोमेन संपुटिकाएं जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। आप इंग्लिश में याद करेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा, इसके हिंदी के वर्ड काफ़ी डिफिकल्ट हैं। और रीनल ट्यूबल्स, तो इसके कार्य जो होते हैं वो है कि शरीर में जल और इलेक्ट्रोड जो लाइट होता है उसके संतुलन को बनाए रखना। मतलब जल जितने भी बॉडी में जल होते हैं उनके इलेक्ट्रोलाइट को ये बनाए रखता है और यूरिन का निर्माण करता है, इसका ये काम है। फिर यूरेटर क्या होता है। तो यूरेटर जो होता है वो एक सकरी नली होती है जो कि करीब 12 इंच या फिर आप 30 सेंटीमीटर जान सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। हर किडनी के लिए एक मूत्र वाहिनी होती है। आपने देखा कि यहाँ पे इस तरीके से कुछ किडनी थी, इस तरीके से किडनी थी और इस तरीके से था। तो ये आप एक इस किडनी के लिए एक दूसरी वाहिनी है और एक दूसरी किडनी के लिए दूसरी वाहिनी है। और इनकी दीवारों में जो मांसपेशियाँ होती हैं वो फैलती हैं और शिथिल होती हैं। मूत्र वाहिनियों से 10 से 15 सेकेंड में थोड़ा सा यूरिन जो होता है वो ऐसे आप देख रहे थे कि ब्लैडर में जा रहा था। तो इसी मूत्रवाहिनी से ही ब्लैडर में जाता है जो गुर्दे से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाता है। ये कार्य हो गया इस। अब ब्लैडर का क्या काम होता है। तो ब्लैडर जो होता है एक उपपेट मतलब खोखला पेशी अंग होता है जो यूरिन के एक जलाशय का कार्य करता है। मतलब सीधा साधा मतलब यही है कि ये भंडारण का काम करता है, जो भी यूरिन होता है उसको कलेक्ट करने का कार्य करता है जो ब्लैडर होता है। और यूरेथ्रा क्या होता है। तो यूरेथ्रा जो होता है वो आप कह सकते हैं एक सीधा साधा मतलब आप अगर समझें यूरेथ्रा का तो ये एक मार्ग होता है अंदर से बाहर जो जोड़ता है। मतलब यूरिन को अंदर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये होता है यूरेथ्रा, जिसमें कि जो महिलाएं होती हैं उनमें ये छोटे आकार में पाया जाता है और जो मेल होते हैं उनमें बड़े आकार में पाया जाता है। तो महिलाओं में अगर पूछे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और जो मेल होते हैं उनमें 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या रोल है। तो देखिए वो है कि मानव प्रजनन प्रणाली एक आंतरिक अंग प्रणाली है जिसके माध्यम से जो मनुष्य होता है वो प्रजनन करते हैं और संतान को जन्म देते हैं। आप सबको पता है ये। और प्रजनन प्रणाली जो होती है वो आंतरिक और बाह्य दोनों अंगों का एक संग्रह होता है। प्रजनन प्रणाली प्राथमिक और द्वितीयक अंगों से बनी होती है जो प्रजनन को संभव बनाने के लिए मिलकर काम करती है। तो जो मतलब प्रजनन प्रणाली है उसका मेन फोकस यही होता है कि बच्चे को जन्म देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में लिखे। एक्सप्लेन अबाउट द बेसिक ह्यूमन नीड्स। तो मानव की मूलभूत आवश्यकता जिसको मानवीय जरूरतें जीवित रहने और खुशहाली के लिए मतलब मूलभूत कुछ ज़रूरतें होती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उनको हम देखते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल के रूप में भी जान सकते हैं। तो ट्रायंगल के रूप में काफ़ी इसका चित्र अच्छा नहीं है, जिसमें सबसे नीचे है कि मतलब शारीरिक आवश्यकता क्या होती है, उसके बाद सुरक्षा, फिर उसके बाद समानता की मांग होती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो मूलभूत आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या होता है। तो देखिए बेसिक मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं जीवित रहने और एक सभ्य जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। कोई भी जब जैसे कि हमारी ही कोई आवश्यकता है तो हमारी आवश्यकता किस लिए, किसी भी चीज़ की आवश्यकता किस लिए हमें पड़ती है कि हमें एक अच्छी लाइफ मिल सके। एक अच्छे तरीके से हम पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए कि हम एक अच्छी लाइफ बेटर लाइफ जी सकें। रोज़मर्रा के जीवन मतलब किसी के सामने हमें 2 पैसे की ज़रूरत पड़े तो हाथ ना फैलाना पड़े। तो इसी सब के लिए तो हम अपनी बेसिक लाइफ को चलाने के लिए जो नीड है उनको पूरी करने के लिए इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वही चीज़ें आप प्रैक्टिकली सोचकर अगर लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से लिख ले सकते हैं। तो बुनियादी मानविक ज़रूरतें जो होती हैं ज़रूरतों मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम के सिद्धांत पर ये सब छोड़िए।
तो ये है शारीरिक आवश्यकता, आपकी शारीरिक आवश्यकता। तो शारीरिक आवश्यकता में जैसे कि भूख हो गया, प्यास हो गया, सेक्स हो गया तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताएं सम्मिलित होती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति का जिंदा रहना संभव नहीं है। अतः मास्लो का कहना है, जो वैज्ञानिक हैं मास्लो, उनके अनुसार है ये। तो मास्लो कहते हैं कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि चाहता है, इसके बाद ही वह अपनी अन्य सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। तो देखिए, जब अगर कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो सबसे पहले उसको क्या नीड होगा? सबसे पहले उसे खाने की नीड होगी, ना कि उसे पॉपुलैरिटी चाहिए समाज में। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति है तो उसको पहले शारीरिक आवश्यकता होती है कि उसको भूख ना लगे, उसको मतलब खाना मिल जाए, पानी मिल जाए। इन सब की ज़रूरतें जब पूरी हो जाती हैं तब इंसान आगे कुछ सोचता है। सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो दूसरी आवश्यकता, अगर उसको खाना पानी सब कुछ मिल गया और वो असुरक्षित वातावरण में रह रहा है तो उसको सबसे पहला नीड होता है कि वो सुरक्षित वातावरण में रहे, जहाँ पे मतलब ऐसा हो कि दुर्घटनाएं वगैरह ना हो, और मतलब अच्छा एक उसको घर मिल सके जहाँ पे वो अच्छे तरीके से शांति से जीवन व्यतीत कर सके। तीसरी आवश्यकता होती है सदस्य होने तथा स्नेह पाने या देने की आवश्यकता। तो इस तरह की आवश्यकता के कारण जो व्यक्ति होता है वो परिवार, स्कूल, धर्म, प्रजाति, राजनीतिक पार्टी आदि के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि हम भी अपने समूह के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति अपने समूह के अन्य सदस्यों के प्रति स्नेह दिखलाता है तथा उनसे स्नेह पाने की कोशिश करता है। आप देखते हैं कि अगर किसी के घर में सब चीज़ें अवेलेबल है, ना खाने का दुख है, ना पहनने का दुख है, और पूरी तरीके से सुरक्षा भी लगी, लेकिन अगर उसे स्नेह नहीं मिलता अपने घर से तो भी वो काफ़ी दुखी रहता है। तो इसलिए उसका जो तीसरा नीड होता है वो स्नेह पाने और देने का नीड होता है। फिर कौन सी आवश्यकता आती है कि सम्मान की आवश्यकता। जब प्रथम तीनों आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति में सम्मान पाने की आवश्यकता हो जाती है। तो उसे लगता है कि हम कहीं भी जाएं तो आत्मसम्मान पाएं, मुझे लोग सम्मान से देखें, मुझे लोग सम्मान से बैठाएं, ये सब चीज़ें करें। तो इस वजह से उसकी जो चौथी आवश्यकता होती है वो होती है सम्मान की। कहीं भी हम जाएँ तो लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये भी एक सारी मतलब जीवन जीने के लिए एक बेसिक नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि को-समायोजन। को-समायोजन का सीधा साधा मतलब है कि अपने जो परिवेश होता है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ जब आप लोगों से सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते हैं तो उसको भी को-समायोजन कहते हैं। अगर हम सीधा साधा एक लाइन में समझें तो यही है कि जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में आप रहते हैं वहाँ के लोगों से अगर आप समायोजन नहीं कर पाते हैं तो मतलब अच्छे तरीके से उनसे तालमेल नहीं खाता है आपका, तो उसको ही को-समायोजन कहते हैं। को-समायोजन मनोवैज्ञानिक में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जिसका अर्थ है कि किसी के पर्यावरण की मांग पर सफलतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से प्रतिक्रिया करने में असमर्थता। वही बात हुई कि आप अपने परिवेश में अच्छे तरीके से नहीं रह पा रहे हैं। इस शब्द का इस्तेमाल सामाजिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए किया जा सकता है। को-समायोजन आंतरिक या बाह्य दोनों हो सकता है। आंतरिक को-समायोजन मतलब किसी व्यक्ति की ज़रूरतों या प्रेरणाओं या फिर मूल्यांकन के बीच असमानता होना। दूसरी ओर जो बाह्य समायोजन होता है वो तब होता है जब किसी व्यक्ति का व्यवहार समाज की सांस्कृतिक या सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता। मतलब सीधा साधा मतलब यही है, आप अपने परिवेश में किसी भी तरीके से समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? तो होता है इसके लक्षण ये कि को-समायोजित व्यक्तियों में संवेगात्मक स्थिरता नहीं होती है और ये किसी भी प्रकार की स्थिति को समझने एवं तदनुसार व्यवहार करने में सक्षम नहीं होते हैं। मतलब कोई भी व्यवहार होता है ये जिस तरीके से नॉर्मल व्यवहार होता है उस तरीके से नहीं करते, उसके विपरीत जस्ट अपोजिट करते हैं। आप देखते होंगे आपने यहाँ भी, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो सब लोग खुश रहते हैं, तो उसमें एक लोग ऐसे जरूर रहेंगे जो कि कहेंगे नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। उनका मुंह पूरे प्रोग्राम में बना रहेगा। तो वो ऐसे व्यक्ति को हम को-समायोजित व्यक्ति कहते हैं कि इनका मतलब सब लोग सामंजस्य स्थापित कर लिए लेकिन इनका सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, इनको अलग ही तरीके का सब कुछ चाहिए। तो इस ऐसे भी लोगों को हम वही कहते हैं। फिर उसके बाद है कि ये असामाजिक होते हैं और समाज के व्यवहार मानदंडों और समायोजन करने में इन्हें कठिनाई होती है। ये अपनी योग्यता एवं क्षमता का सही आकलन नहीं कर पाते हैं और ये अपनी योग्यता एवं क्षमता से अधिक आकांक्षा करते हैं और असफल होने पर मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि अपने गांव घर में भी अगर कोई
थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर लेता है तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। तो वो सोचता है कि जो भी बातें हो रही हैं, जो भी यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रोग्राम का मुखिया मुझे ही बना दिया जाए और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही हो। मतलब अपनी योग्यता नहीं समझेगा कि हाँ मैं सही राय दे पाऊंगा या फिर नहीं। वो यही सोचता है कि मेरे अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चले, चाहे उसमें योग्यता हो चाहे ना हो। तो ऐसे भी व्यक्ति को कुसमायोजित कहते हैं। वही इसका ठीक एग्जाम्पल बैठेगा कि वे अपनी योग्यता एवं क्षमता से अधिक आकांक्षा रखते हैं, सोचते हैं, लोगों से ये अपेक्षा रखते हैं कि लोग उनकी बातों को सुने और चाहे वो सही राय दें या फिर ना दें। ये अपनी असफलता का कारण पता लगाने में असमर्थ होते हैं। मतलब कि इनको ये भी नहीं पता होता कि मैं बार बार असफल, जैसे कि हम एग्ज़ाम को ही देखें तो अगर जैसे कि आपकी कैपेसिटी यूपीएससी क्लियर करने की नहीं है, आपकी कैपेसिटी है यूपी पुलिस लेवल की, तो अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बार बार असफल होते हैं, तो फिर अपनी जो होता है, जो एक समायोजित व्यक्ति होता है, वो अपने आप को आंक लेता है कि हाँ मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं इस परीक्षा को पास कर सकूँ, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ी छोटी परीक्षाओं को दूँ तो उसमें मैं सफल हो जाऊँगा। लेकिन जो कुसमायोजित व्यक्ति होता है वो नहीं समझ पाता, वो बार बार उसी प्रतियोगी परीक्षा में लगा रहता है। तो ये भी एक कुसमायोजन के अंतर्गत आता है। तो ये जो होते हैं हीन भावना से ग्रसित रहते हैं, ये प्रायः कुंठा, चिंता मतलब मानसिक द्वंद्व और तनाव से भी प्रेषित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा भी है, मैं भी मानसिक द्वंद्व और तनाव से ग्रसित रहती हूँ अपने एग्ज़ाम को लेकर तो शायद ये एग्जाम्पल मेरे ऊपर भी थोड़ा बैठ रहा है। अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार शायद मैं एग्ज़ाम सेलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर पे बुजुर्ग मतलब जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। तो वृद्धावस्था में बुजुर्गों को ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। घर पे जो बुजुर्ग होते हैं उनकी देखभाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सुरक्षा आता है। तो ठोकर लगने के मतलब जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी अगर हम देखें तो उनकी जो मांसपेशियां होती हैं, उनके जो स्किन होते हैं वो काफ़ी पतले हो जाते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर कहीं से खरोच लग जाता है तो उन्हें वो ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है। तो इस वजह से उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से ठोकर वगैरह ना लगे और फिसलन रहित फर्श हो तथा ग्रैब बार लगाना होगा। मतलब ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो गिरे वगैरह नहीं, क्योंकि उनकी जो बोन्स वगैरह होती हैं वो भी थोड़ा वीक हो जाती हैं, तो टूटने का डर रहता है। और व्यक्तिगत देखभाल में है कि दैनिक गतिविधियों जैसे स्नान, कपड़े पहनना, सजना संवरना और शौचालय का उपयोग करने में सहायता करना, तो इन सब चीज़ों में भी हेल्प करना चाहिए। और दवा चिकित्सा देखभाल, उनकी दवाइयाँ जो होती हैं वो सही समय पर देनी चाहिए। और पोषण है तो उनकी बदलती पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। मतलब जिस तरीके से वो उनका एज हो गया है उस अकॉर्डिंग सुपाच्य भोज्य पदार्थ देना है, ऐसा नहीं कि चाहे जो दे दो। फिर शारीरिक गतिविधि में है कि उनकी स्वास्थ्य, गतिशीलता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे बैठा दिए उनको भी बस यहीं पर बैठे रहो, अब उठना नहीं है। तो शारीरिक गतिविधियां भी करवानी है। और सहचर्य मतलब उनकी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उन्हें संगति और उत्तेजक गतिविधियां प्रदान करें। मतलब उनसे बोलें और उनके साथ बैठें, ये सब कार्य भी करें। और फिर देखभाल करता है, यदि आपको घर से बाहर जाना पड़े या फिर दूर रहना पड़े तो देखभाल करने वालों की व्यवस्था करें। नहीं तो जैसे कि घरेलू चीज़ों में ही कभी कभी वो फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से अगर आप घर से बाहर जा रही हैं तो भी किसी को रख के जाएं कि हाँ वो जिससे आपके ओल्ड एज पर्सन जो हैं उनकी देखभाल कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ धोने की तकनीक क्या होती है? हैंड वॉशिंग टेक्निक। तो हाथ धोने की तकनीक को हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। हैंड वॉशिंग टेक्निक तो होता है कि हाथ धोना कीटाणुओं, गंदगी और अन्य हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए साबुन और पानी से अपने हाथों को साफ करने की प्रक्रिया है। मतलब आप लोगों को भी पता है कि हाथ धोना एक हाथ किस लिए धोया जाता है, तो गंदगी से बचने के लिए, संक्रमण ना फैले इस वजह से हाथ धोना चाहिए। तो ये हाथ धोना तो नॉर्मल है, आप सभी को पता है किस वजह से किया जाता है, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ जिससे आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे आपको पता चल जाए। तो संदूषित हाथों के द्वारा संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचालित होता है। सावधानी पूर्वक हाथ धोने से जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है और हाथ धोने में यांत्रिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। हाथ साफ करने के लिए आपस में रगड़ना एवं निरंतर जल हाथों पर गिराना सफाई की यांत्रिक क्रियाएं हैं।
तो हाथ धोने की टेक्निक क्या होती है? हाथ धोने में गंदगी या सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए साबुन के साथ या बिना किसी तरल के साथ हाथों की सफाई होती है और संक्रामक रोगों के संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए यह सबसे प्रभावी उपाय है। CDC और WHO द्वारा समर्थित हाथ धोने की तकनीक में 7 स्टेप दिए गए हैं, जो कि किस प्रकार हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हाथ को साफ बहते पानी से गीला करना है। दूसरा स्टेप है कि साबुन को हाथों और कलाइयों पर रगड़ना है। तीसरा स्टेप है कि हाथों को तेजी से तथा अच्छी तरीके से एक साथ रगड़ना है। ठीक है, फोन ही हैंग कर रहा है। उसके बाद क्या करना है कि हाथ और उंगलियों, नाखून तथा कलाई की, मतलब जो उंगलियां होती हैं उनकी, हम कभी कभी जो नाखून वगैरह होते हैं उनकी सफाई करना भूल जाते हैं, तो उनको भी अच्छे तरीके से साफ़ करना है कम से कम 20 सेकेंड तक। और हाथ व कलाई पर साफ बहते पानी के नीचे, फिर उसके बाद जब वो सब साफ़ हो जाए, साबुन सब जगह लग जाए, तो फिर बहते पानी के नीचे हाथ को रखना है। उसके बाद क्या करना है, हाथों व कलाइयों को सुखाने के लिए एक साफ टॉवल का यूज करना है और हवा में सुखाना है, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े में ही पोंछ लेते हैं। तो कपड़े में पोंछने मतलब कपड़े में जितनी गंदगी रहेगी वो आपके हाथों में चली जाएगी, या फिर आपकी जितनी गंदगी रहेगी वो कपड़े में चली जाएगी, तो फिर क्या मतलब है हाथ धोने का। तो फिर उसके बाद क्या करना है, तौलिए का उपयोग करके टोटी बंद कर देना चाहिए और टोटी को नी से बंद करना चाहिए, ना कि अपने हाथ से। जो धुला है हाथ से नहीं बंद करना चाहिए कभी भी नहीं तो फिर हाथ धोने का कोई मतलब नहीं रहता कि टोटी में जितने भी कीटाणु रहते हैं वो आपके हाथों में आ जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हो गया हमारा हेल्थ प्रमोशन का क्वेश्चन ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अगर मतलब नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं नोट्स बना रहे हैं तो कम से कम वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना, जिससे पूरा माइंड में सेटअप हो जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।